नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे भरा जाएगा उस बारे में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म पार्ट ए किस कंडीशन में भरा जाएगा और सपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने होते हैं जब हम अपने बिल रिम्बर्स करने होते हैं, तो पूरा मैं डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म पार्ट एक खुला हुआ है। इस फॉर्म को भरने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो क्लेम फॉर्म होता है वो दो कंडीशन में भरा जाता है। एक कंडीशन होती है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो नेटवर्क हॉस्पिटल में चल रहा है और किसी रीज़न की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है। तो क्लेम रिजेक्ट होने के बाद आप हॉस्पिटल को सभी पेमेंट कैश में दोगे और बाद में सभी बिल हॉस्पिटल से लेने के बाद क्लेम फॉर्म भर के इंश्योरेंस कंपनी के पास अपने सभी बिल भेजोगे और कंपनी उसको रिव्यू करके पास करना है रिजेक्ट करना है वो डिसाइड करेगी। दूसरा होता है कि आप किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो और सभी पेमेंट कैश में करने के बाद आप ये क्लेम फॉर्म ए और बी भर के इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजते हो और उधर से आपका क्लेम पास होता है रिजेक्ट होता है वो इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है। तो दो कंडीशन में ये फॉर्म भरा जाता है। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है कि मैं इस नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर ये ट्रीटमेंट करा रहा हूँ अपना। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक इंटीमेशन नंबर देती है, तो उसकी एक मेल भी आती है, एक बार वर्बली भी बता देते हैं वो लोग। तो उसमें वो जो नंबर होता है वो इस फॉर्म के अंदर मेंशन भी करना होता है, इंटीमेशन नंबर करके। उसको क्लेम नंबर भी बोल सकते हैं। वो जो नंबर होता है उस नंबर से आपका क्लेम शुरू से लेके लास्ट तक चलता है और उसी से ही पूरा प्रोसेस इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो चलिए अब बताता हूँ ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन बाय द इंश्योर्ड। ये इंश्योर्ड पर्सन को ये फॉर्म भरना है, जो पॉलिसी मेंबर है उसको ये फॉर्म भरना है, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर ज़्यादातर डिटेल पॉलिसी मेंबर की भरी जाएगी। इन टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स। सेक्शन ए में आते हैं, यहाँ पॉलिसी नंबर डलेगा, यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डलेगा। सर्टिफिकेट नंबर आपको पता है तो डाल देना है, अदरवाइज छोड़ देना है। पॉलिसी नंबर तो आपके हेल्थ कार्ड पे भी मिल जाएगा और जो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स है उन पे भी मिल जाएगा। पूरा फॉर्म ब्लॉक लेटर्स में भरना है हमें, ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ TPID नंबर डलेगा। TPID नंबर होता है, फैमिली के अंदर 4 मेंबर है मान के चलो, तो सबका ID नंबर अलग अलग होगा। तो इसमें यहाँ पे जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसका मेंशन करना है TPID नंबर। यहाँ पेशेंट की डिटेल नहीं फिल करनी है, यहाँ पे पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसकी डिटेल हमें भरनी है। पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसका नाम आएगा, एड्रेस आएगा, सिटी आएगी, यहाँ पिन कोड आएगा, यहाँ पे फ़ोन नंबर आएगा और यहाँ पे ईमेल आईडी आएगी। ये आप लोगों का सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। अब हमें सेक्शन बी भरना है। सेक्शन बी के अंदर लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री, मतलब वो इंश्योरेंस हिस्ट्री की डिटेल आप लोगों से मांग रहे हैं। तो अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा नो करना बेटर रहेगा। फालतू में डिटेल देने में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई क्वेरी लगेगी या अलग से इंक्वायरी करेंगे वो लोग, तो इस लफड़े में पड़ने से बेटर है कि यहाँ नो करके इसको क्लोज कर दो आप। उसके बाद सेक्शन सी आएगा, इसमें यहाँ पे डिटेल ऑफ इंश्योर्ड हॉस्पिटलाइज पर्सन हॉस्पिटलाइज, मतलब उस पर्सन की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है जो हॉस्पिटलाइज है, मतलब पेशेंट का नाम यहाँ पे आएगा। पेशेंट का नाम यहाँ डालना है। पेशेंट मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे, अदर है तो अदर। पेशेंट की एज आएगी, यहाँ ईयर आएगा, यहाँ मंथ आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा पेशेंट की। रिलेशनशिप विद प्राइमरी इंश्योर्ड, जो प्राइमरी इंश्योर्ड है, जो पॉलिसी का मेन मेंबर है, उसका जो पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है। सेल्फ मतलब वो खुद है तो खुद सेल्फ पे टिक करना है। स्पाउस उनकी वाइफ है तो यहाँ पे टिक करना है। बच्चा है तो यहाँ पे करना है, फादर है तो यहाँ करना है, मदर है तो यहाँ करना है, अदर कोई रिलेशन है तो यहाँ टिक करके यहाँ मेंशन करना है।
उसके बाद पेशेंट क्या करता है, ऑक्यूपेशन सर्विस है, जॉब करता है तो सर्विस करता है गवर्नमेंट, तो इस पे टिक करना है। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ करना है। होम मेकर है तो यहाँ पे करना है। स्टूडेंट है तो यहाँ, रिटायर्ड पर्सन है तो यहाँ पे, अदर कुछ करता है तो यहाँ टिक करके मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ एड्रेस आएगा, सिटी आएगी, स्टेट आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगी। यहाँ पिन कोड आप लोगों को मेंशन करना है यहाँ पर। ये आप लोगों का सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें सेक्शन डी के अंदर जाना है। सेक्शन डी के अंदर डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन की डिटेल डालनी है। नेम ऑफ द हॉस्पिटल, नेम ऑफ हॉस्पिटल वेयर एडमिटेड, जिस हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं उस हॉस्पिटल का नाम यहाँ मेंशन करना है। रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, मतलब आप लोगों ने जब अपना इलाज कराते टाइम कौन सा रूम लिया है। डे केयर मतलब दिन का प्रोसीजर कोई हुआ है 8 से 10 घंटे का, तो यहाँ पे डे केयर पे टिक करना है। सिंगल ऑक्यूपेंसी, इसमें प्राइवेट रूम का जिक्र किया हुआ है। ट्विन शेयरिंग, ये सेमी प्राइवेट है। और 3 और मोर बेड पर रूम, ये जनरल वार्ड है। जो भी इनमें से आपने यूज किया है वो आपको टिक कर देना है, बाकी छोड़ देना है। हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी, इलनेस और मैटरनिटी, वो ये कह रहे हैं कि आप किस वजह से एडमिट हुए हो। कोई चोट लगी है, कोई इलनेस हुई है, कोई जैसे फीवर वगैरह आया है, या कोई वायरल फीवर है, डेंगू टाइप है, कोई या मलेरिया वगैरह है, या मैटरनिटी कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, तो वो आप लोगों को इनमें से टिक करना है। उसके बाद डेट ऑफ इंजरी, इंजरी अगर हुई है तो यहाँ पे इंजरी पे टिक करना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे इंजरी की डेट डालनी है। अगर इलनेस हुई है तो यहाँ पे टिक करके यहाँ पे जो डिजीज़ है आपके वो कब डिटेक्ट हुई है, कब पता लगा है, वो यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। उसके बाद मैटरनिटी प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है, इसमें डेट ऑफ डिलीवरी, यहाँ डिलीवरी की डेट आएगी अगर मैटरनिटी टिक करते हो तो। डेट ऑफ एडमिशन, यहाँ पे एडमिशन की डेट आएगी, यहाँ टाइम आएगा। हॉस्पिटल के अंदर जिस दिन एडमिट होते हैं वो यहाँ पे डेट डलेगी और उसी दिन का टाइम डलेगा। डेट ऑफ डिस्चार्ज, जिस दिन हमें छुट्टी मिली है हॉस्पिटल से, डिस्चार्ज मिला है हमें, वो यहाँ पे डेट डलेगी और यहाँ पे टाइम डलेगा। इफ़ इंजरी गिव कोज, किस वजह से आपने मतलब चोट लगी है, सेल्फ इन्फ्लेक्टेड है, खुद से मारा है अपने आप को, रोड एक्सीडेंट है, और यहाँ पे अल्कोहल वगैरह पी के कोई बात हुई है। तो ये जो भी हुआ है आप लोगों को टिक कर देना है, नहीं हुआ है तो इसको छोड़ देना है एज इट इज़। अगर इनमें से कोई टिक करते हो तो फिर आगे यहाँ पे रिपोर्टेड टू पुलिस हुई है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। जो भी चीज़ें इसमें आप टिक करोगे उसमें यस या नो में भी आप लोगों को आगे जवाब देना है। ये आप लोगों का सेक्शन डी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें सेक्शन ई के अंदर आना है। ये सेक्शन ई है हमारा। और डिटेल्स ऑफ क्लेम, क्लेम की यहाँ पे डिटेल फिल करनी है हमें। डिटेल ऑफ द ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस क्लेम्ड, जो क्लेम आप जो खर्चा जो क्लेम कर रहे हो उसकी डिटेल आप लोगों को यहाँ मेंशन करनी है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, एडमिट होने से पहले डॉक्टर को 1 या 2 दिन या 15 दिन पहले हमने दिखाया होता है और डॉक्टर दवाइयाँ दे के घर भेज देता है, बट उन दवाइयों से हमें आराम नहीं होता है। उसके बाद हमें एडमिट होने की कंडीशन में हमें एडमिट होना होता है। तो एडमिट होने से पहले का जो खर्चा होता है उसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। तो आप 2 दिन पहले का भी कवर कर रहे हो तो वो अमाउंट आप यहाँ मेंशन करोगे। और प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड यहाँ पे मतलब 1 दिन रहे हो, 1 दिन का क्लेम कर रहे हो, 2 दिन का कर रहे हो, वो यहाँ आपको मेंशन करना है। उसके बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने आपको फॉलोअप के लिए बुलाया है, तो कुछ दवाइयाँ दे दी हैं, कुछ मेडिसिन दे दी है बाद में, तो वो भी आपको क्लेम करनी है। तो यहाँ पे आपको अमाउंट पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का भी डालना है। उसके बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड, कितने दिन का आप पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा डाल रहे हो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वो यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद एम्बुलेंस आपने यूज किया तो एम्बुलेंस का यहाँ पे डलेगा। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, एडमिट टाइम में जितना भी आपका खर्चा हुआ है वो अमाउंट यहाँ डलेगा। लैब टेस्ट हुए वो अमाउंट यहाँ डलेगा। अदर कोई आप लोगों का खर्चा हुआ है वो यहाँ मेंशन करना है और इन सभी का टोटल यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आता है क्लेम ऑफ डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन, इसको आपको छोड़ देना है। डिटेल ऑफ लमसम कैश ऑब्लिक कैश बेनिफिट क्लेम्ड, तो ये आप लोगों को कैश बेनिफिट वाले कोई आपकी पॉलिसी में कोई आप लोगों ने ऐसा प्लान ले रखा है जिसमें कैश वाला बेनिफिट होता है तो आप लोगों को भरना है, अदरवाइज ये छोड़ देना है। कुछ ही लोग इसको यूज करते हैं कैश बेनिफिट वाले का, बाकी मोस्टली लोग नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं उनको छोड़ देना है। जिनको
जो जिन्होंने प्लान लिया हुआ है इस टाइप का, उनको ये फिल करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिटेड चेकलिस्ट। जो डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट कर रहे हैं उसकी चेक लिस्ट है, मतलब ये हमें टिक करने हैं जो जो डॉक्यूमेंट्स हम भेज रहे हैं। तो जैसे एक तो क्लेम फॉर्म ड्यूली साइंड, ये जो क्लेम फॉर्म हम भर रहे हैं वो साइन किया हुआ इसमें भेज रहे हैं तो उसको यस करना है। इसके बाद आगे हॉस्पिटल का मेन बिल है वो यस करना है। जो नहीं है उसको नो कर देना, जो यस है उसको यस करना है। वही डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो वही आप लोगों को यहाँ पे टिक करना है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आप यहाँ टिक सभी कर दे रहे हो और डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट जा रहे हैं तो आपके क्लेम के अंदर क्वेरी लग जाएगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये सेक्शन ई कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेक्शन एफ में आ गए हैं। इसमें लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटल, डिटेल्स ऑफ बिल्स एनक्लोज, मतलब जो बिल आप सपोर्टिंग में लगा रहे हो उनकी डिटेल आप यहाँ पे एनक्लोज करो, मतलब लिखो यहाँ पे। ये बिल नंबर डलेगा, डेट डलेगी। अगर बिल कम है तो आप लोगों को यहाँ मेंशन कर देना है, अगर बिल ज़्यादा है तो आपको सीधा सा यहाँ लिखना है ऐसे करके ऑल बिल अटैच, और यहाँ पे हॉस्पिटल का मेन बिल का अमाउंट डाल देना है, प्री का डाल देना है, पोस्ट का डाल देना है, फार्मेसी का डालना है, और टोटल यहाँ आप लोग लिख सकते हो अमाउंट। उसके बाद हमारा ये सेक्शन एफ कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेक्शन जी में जाते हैं। इसमें लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट। यहाँ पे जो बैंक अकाउंट की डिटेल डलेगी वो पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसकी डलेगी, ना कि यहाँ पे पेशेंट की डलेगी। तो यहाँ पे पैन नंबर डलेगा, अकाउंट नंबर डलेगा, बैंक का नाम डलेगा और ब्रांच डलेगी। उसके बाद चेक का नंबर डलेगा, यहाँ पे कैंसिल चेक सपोर्टिंग में लगाना है आप लोगों को, IFSC कोड वो मेंशन करना है। तो ये आपका सेक्शन जी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन एच में। उसमें डिक्लेरेशन लिखी हुई है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है, कुछ गलत पाया जाता है तो इसका जिम्मेवार मैं हूँ। पूरा पढ़ लेना आप, अगर कोई इसमें डाउट लगे तो देख लेना। यही लिखा होता है मोस्टली डिक्लेरेशन के अंदर। डेट यहाँ मेंशन करनी है, पैलेस डालना है, और यहाँ पे जो प्राइमरी इंश्योर्ड जो पर्सन है उसके यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे। और ये आप लोगों का रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस जनरल का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे भरा जाएगा। पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई सवाल है या कोई चीज़ आप लोगों की समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब आप लोगों को ज़रूर दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, उसका भी मैं आप लोगों को सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आने वाले हैं वो रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म पार्ट बी कैसे भरा जाएगा, तो उस वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।